प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स बेसिकली एक्सप्लेन करता है ओवरलैपिंग ऑफ वेव्स को, और उन ओवरलैपिंग ऑफ वेव्स की वजह से जो रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होती है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको विजुलाइज करवा दूं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। फर्स्ट करो, हमारे पास दो वेव्स हैं और कौन सी वेव्स हम ले रहे हैं समझाने के लिए हम यहाँ पर ट्रांसफर वेव्स को ड्रॉ करेंगे, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ ट्रांसफर वेव के लिए होता है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए भी होता है। तो फर्स्ट करें, हमारे पास एक ये वेव है, इसको आप नाम दे दो ए का, और ये दूसरी वेव है, इसको नाम दे दो बी का। और ये दोनों वेव्स आपस में क्या करती हैं, ओवरलैप करती हैं, मतलब कंबाइन होती हैं। तो इनके कंबाइन होने से हमारे पास एक रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होगी। अब वो रिजल्टेंट वेव डिपेंड करेगी कि इन वेव्स का कौन सा पार्ट आपस में कंबाइन होता है। तो हम डायग्राम को अगर यहां पर देखें तो हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास एक वेव का क्रस्ट दूसरे क्रस्ट से मिल रहा है, एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ से मिल रहा है। तो जब सिमिलर पार्ट ऑफ वेव्स मिलेंगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। ये उसी तरह से है कि अगर आपके पास एक बॉडी पे दो फोर्सेस अप्लाई हों और उन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन एक हो, तो आप रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए उनका क्या लोगे, उनका सम लोगे 10 + 15, और आपका आंसर क्या आएगा 25 न्यूटन। तो यहां भी यही होगा कि अगर इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो x1 है और इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो x2 है, तो जो इनकी वजह से रिजल्टेंट वेव बनेगी उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड उन दोनों के एम्पलीट्यूड के वेक्टर सम के इक्वल आएगा। मतलब अगर ये इसका टोटल एम्पलीट्यूड y है तो y x1 और x2 इन दोनों का सम होगा। ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, कि जब भी दो वेव्स कंबाइन होंगी तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड के वेक्टर सम के इक्वल आएगा। वाई वेक्टर सम क्यों? क्योंकि अगर डायरेक्शन सेम होगी तो वेक्टर्स ऐड होते हैं, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। और अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो, दूसरी एग्जांपल को देखो कि अगर फर्ज करो एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ से कंबाइन होगा लाइक दिस, इस एग्जांपल को देखें तो अब सिमिलर पार्ट्स नहीं मिल रहे, अब आपके पास ऑपोजिट पार्ट कंबाइन हो रहे हैं। तो क्या अब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा? नो। ये एग्जांपल इस तरह से है कि अगर एक बॉडी के ऊपर 15 न्यूटन फोर्स राइट डायरेक्शन में और 10 न्यूटन फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लगे, तो आपको पता है कि इन वेक्टर्स के दरमियान एंगल 180 है, तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए दोनों का डिफरेंस लोगे। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि अगर इन वेव्स के एम्पलीट्यूड को हम नाम दे दें कि फर्ज करो इसका एम्पलीट्यूड x1 है, इसका एम्पलीट्यूड x2, तो जो भी इसकी वजह से रिजल्टेंट वेव बनेगी उस रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड इन दोनों के वेक्टर सम के इक्वल आएगा। और इस केस में करेंगे क्या, x1 में से x2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये है ओवरलैपिंग ऑफ वेव्स, और ओवरलैपिंग की वजह से क्या रिजल्ट होगा, और वो रिजल्ट ये है कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड दोनों के एम्पलीट्यूड के वेक्टर सम के इक्वल होता है। तो अब मैं स्टेटमेंट को लिखता हूं और स्टेटमेंट के साथ फिर आपके पास ये जो डायग्राम है इसको रिलेट कर लीजिएगा तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो स्टेटमेंट है व्हेन टू और मोर वेव्स, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि ये सिर्फ दो वेव्स तक लिमिटेड नहीं है, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। व्हेन टू और मोर वेव्स ऑफ सेम काइंड, अब ये भी पता चल गया कि काइंड नेचर सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं है ट्रांसफर्स लॉन्गिट्यूडनल, साउंड और लाइट सुपरपोज नहीं कर सकते, लाइट लाइट और साउंड साउंड से सुपरपोज करेगा। मूविंग इन द सेम मीडियम, ये तीसरी कंडीशन आ गई कि जो आपस में सुपरपोज करें वो मीडियम उनका सेम होना चाहिए। कि अगर फर्ज करो दो साउंड वेव सुपरपोज करते हैं तो दोनों सेम मीडियम में पास हो रहे हो। तो तीन कंडीशंस हैं इसकी, जो तीनों आपको स्टेटमेंट मिली, तीनों को मैं हाईलाइट करता हूं। पहली चीज कि दो या दो से ज्यादा वेव्स हो सकती हैं। दूसरी चीज उनकी नेचर उनकी काइंड सेम होनी चाहिए। तीसरी चीज हमारे पास वो मूव कर रही हो सेम मीडियम में। अब क्या हो, वो आपस में सुपरपोज करें, कंबाइन हो, ओवरलैप हो, कोई भी वर्ड यहां पर यूज हो सकता है। अब आगे रिजल्ट की बात करते हैं, क्या होगा। देन द रिजल्टेंट वेव, उनकी वजह से जो उनका एक रिजल्टेंट क्रिएट होगा,
विल हैव एम्पलीट्यूड, उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, विल हैव एम्पलीट्यूड इक्वल टू द वेक्टर सम, equal to the vector sum of the amplitudes of individual waves, कि हर एक वेव का जो अपना एम्पलीट्यूड है, आप उन एम्पलीट्यूड्स को वेक्टर सम लोगे तो आपके पास रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड आ जाएगा। ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। डिफरेंट मीडियम्स में कभी वेव सुपरपोज नहीं करेगी। कैसे पॉसिबल है? एक हवा में वेव है और एक वाटर में है, कैसे सुपरपोज करें? दोनों को एक मीडियम में आना पड़ेगा तो कंबाइन होंगे ना। एक बॉडी पे ही दो फोर्सेस लगेंगी तो उनका रिजल्टेंट लोगे। अब मैं कहूं कि एक फोर्स लग रही है बॉडी ए पर, एक लग रही है बॉडी बी पर, मैं उनका रिजल्टेंट तो नहीं ले सकता। रिजल्टेंट या तो ए का लूंगा या बी का लूंगा। तो वेव्स का सेम मीडियम में प्रोपगेट करना क्या है, जरूरी है। अब हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? तो बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है कि अगर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं y से, कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हो, तो y किसके इक्वल है? वो उन तमाम वेव्स के एम्पलीट्यूड के वेक्टर सम के इक्वल होगा। और फिर कंडीशन मैंने क्या कही थी कि एक से ज्यादा वेव्स हो सकती हैं, तो ये तमाम ऐड होंगी और हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। क्लियर? अब इसकी लिमिटेशन भी सुन लें। लिमिटेशन क्या है, कहां पर अप्लाई होती हैं? एक, ये हर मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर अप्लाई होती है। जब मैकेनिकल का वर्ड यूज हुआ, इसका मतलब लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर्स दोनों पर। और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वर्ड यूज हो गया, इसका मतलब पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम, चाहे वो एक्सरे है, अल्ट्रावायलेट है, कोई भी है, हर वेव के ऊपर ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है। दूसरी कंडीशन जो है वो ऐसा हम नहीं इतना डिस्कस करते, लीनियर वेव्स। अब नाम से शायद आप इतना ना हो, फेमिलियर ना हो कि लीनियर वेव्स क्या होती हैं। इसको आसान यूं कहा जाता है कि लीनियर वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनका एम्पलीट्यूड स्मॉल होता है, तो ये उन पर अप्लाई होता है। लार्ज एम्पलीट्यूड्स पे इसके रिजल्ट आपके एक्यूरेट नहीं होते। तो ये दो कंडीशंस हैं जिसमें मैं सेकंड कंडीशन को इतना प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि वो हमारे सिलेबस में डिस्कस नहीं होता। फर्स्ट वन आपने याद रखना है कि ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दोनों पे इंप्लीमेंट होता है। नेक्स्ट, इसके रिजल्ट्स क्या हैं? कि ठीक है, वेव आपस में सुपरपोज हुई, एम्पलीट्यूड बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन फिनोमिना क्या प्रोड्यूस होगा? फिनोमिना क्या प्रोड्यूस होगा? तो फिनोमिना तीन तरह के प्रोड्यूस हो सकते हैं, मतलब इसके तीन रिजल्ट्स हैं। क्या हैं रिजल्ट्स? ये याद रखने एमसीक्यू के लिए। वन इज द इंटरफेरेंस, कि जब वेव सुपरपोज करती हैं तो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होती है। सेकंड चांस क्या है? बीट्स प्रोड्यूस हो सकती हैं। और थर्ड क्या है बच्चे? इसकी वजह से नॉन प्रोग्रेसिव वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और वो क्या है? वो स्टेशनरी वेव्स हैं। क्या हर दफा इंटरफेरेंस, हर दफा बीट्स, हर दफा स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती है? नो। तीनों की कंडीशंस हैं। अब वो कंडीशन डिपेंड करेगा कि वो जो वेव आपस में सुपरपोज कर रही हैं वो कैसी हैं। अब कंडीशंस को एमसीक्यू के लिए आप लोगों ने याद रखना है। इंटरफेरेंस की कंडीशन ये होती है कि वेव सिमिलर होनी चाहिए। सिमिलर वेव से क्या मुराद है? सिमिलर वेव से मुराद है कि उनकी सेम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हो। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या हो? सेम हो। नंबर टू, उनका फेस सेम होना चाहिए, और फेस की बात हम कर चुके हैं कि फेस क्या होता है, उनकी पीरियोडिक मोशन एक जैसी हो, सेम फेज हो। और थर्ड वन, उनकी डायरेक्शन भी क्या हो? वो सेम हो। तो अगर तो ये तीन कंडीशंस हो कि वेव सिमिलर हो, सेम फेज हो, सेम डायरेक्शन हो, तो इनके सुपरपोज करने से इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होती है। बाकी कंडीशंस वो रहेंगी कि मीडियम सेम होना चाहिए, नेचर काइंड सेम होनी चाहिए, वो कंडीशन रहेगी। लेकिन वो जो वेव्स हैं उनमें कंडीशंस क्या हैं? वो तीन, सिमिलर, सेम फेज, सेम डायरेक्शन, इंटरफेरेंस होगी। अब माइंड में फौरन आता है, अगर वेव सिमिलर ना हो, मतलब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो, वेवलेंथ डिफरेंट हो, तो बच्चे फिर बीट्स प्रोड्यूस होती हैं। और हमारी बुक्स में लिखा जाता है स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। इसकी रीजन क्या है? क्यों कहते हैं स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज? लार्ज क्यों नहीं कहते?
कि ज़्यादा डिफरेंस क्यों नहीं हो सकता। उसकी रीज़न आपकी बुक के हवाले से मैं बता दूं कि जो ह्यूमन ईयर होता है, इंसानी कान, वो 10 हर्ट्ज तक डिफरेंस को डिटेक्ट कर सकता है। तो ये जो एबिलिटी है ये हमारी इंसान की है कि हम इससे ज़्यादा डिफरेंस डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मशीन्स तो कर सकती हैं ना, एम्पलीफायर्स फिर यूज़ होते हैं। तो स्लाइटली जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ हमारे कान के लिए है कि 10 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो तो हम उसको डिटेक्ट करते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। तो अगर ये दो कंडीशंस पूरी हों कि वेव डिफरेंट हो, डायरेक्शन सेम हो, तो फिर बीट्स प्रोड्यूस होती हैं। बीट्स होता है आवाज का उतार चढ़ाव, अल्टरनेट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, आवाज का बढ़ना कम होना, अल्टरनेट, ये बीट्स कहलाता है। और हम आगे पढ़ेंगे भी। मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि नंबर ऑफ बीट्स कैसे कैलकुलेट होती हैं। नंबर ऑफ बीट्स मतलब कितनी दफ़ा आवाज़ एक सेकंड में बढ़ेगी और कितनी दफ़ा एक सेकंड में आवाज़ कम होगी। ये बड़ा आसान सा फार्मूला है। जो दो वेव्स आपस में सुपरपोज कर रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस फाइंड कर लो। अगर फर्ज करो दो ट्यूनिंग फॉर्क हैं, एक की फ्रीक्वेंसी 256 है और दूसरे की फ्रीक्वेंसी 252 है, तो डिफरेंस कितना आया, 4 का। तो आपका आंसर होगा कि नंबर ऑफ बीट्स 4 है। मतलब एक सेकंड में 4 दफा इंटेंसिटी बढ़ेगी और 4 दफा इंटेंसिटी कम होगी। ये हैं बीट्स। तीसरा है स्टेशनरी वेव्स, नॉन प्रोग्रेसिव वेव्स। इसकी कंडीशन क्या है, नंबर 1, वेव सिमिलर होनी चाहिए। अब यहां पर एक क्लैरिटी में बता दूं, वेव सिमिलर हर एतबार से होनी चाहिए। हर एतबार का मतलब है कि वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और इसके अलावा इवन एम्पलीट्यूड भी सेम होना चाहिए। अब यहां पर एक क्वेश्चन आप लोग बुक्स में पढ़ते हो कि क्या अगर वेव्स का एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो तो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होंगी? नो, फिर इंटरफेरेंस हो सकती है, स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस नहीं हो सकती। सेकंड कंडीशन, लाइन सेम होनी चाहिए। इंटरफेरेंस और बीट्स के अंदर लाइन का सेम होना जरूरी नहीं है, यहां सेम होना जरूरी है। लाइन सेम का मतलब क्या है कि फर्ज करो ये स्ट्रिंग है, तो इस स्ट्रिंग के अंदर अगर एक वेव मूव कर रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो उसी स्ट्रिंग के अंदर दूसरी वेव मूव कर रही होगी राइट टू लेफ्ट। ये है सेम लाइन का मतलब, एक ही लाइन के अंदर वो वेव्स मूव करें। और तीसरी कंडीशन हमारे पास है ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आप ऊपर डायग्राम में देख सकते हो जो मैंने ड्रॉ की दो वेव्स, वो लाइन तो उनकी सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। और डायरेक्शन ऑपोजिट को आप कह सकते हो कि हेड ऑन कोलिजन है, जैसे एक दूसरे की तरफ चीजें आपस में आकर टकराएं। तो वो तभी होता है ना कि जब एक लाइन में बॉडीज मूव कर रही हो, जैसे गाड़ी अगर रॉन्ग वे आ रही हो तो वो हेड ऑन कोलिजन होता है। तो इसी तरह से स्टेशनरी वेव के लिए भी ऑपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए, अदरवाइज स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस नहीं होती। तो हमने जब कहा कि वेव सुपरपोज होंगी और रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा या कम होगा, तो वो जो पर्टिकुलर फिनोमेना जिसके अंदर एम्पलीट्यूड बढ़ रहा या कम हो रहा होता है वो 3 तरह के हैं, इंटरफेरेंस, बीट्स, स्टेशनरी वेव्स। थोड़ा सा मजीद आपको मैं चीजों को क्लियर कर दूं। इंटरफेरेंस में जब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा हम उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, और इंटरफेरेंस में जब एम्पलीट्यूड कम होगा हम उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। बीट्स के अंदर जब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा हम कहेंगे इंटेंसिटी बढ़ गई, जब एम्पलीट्यूड कम होगा हम कहेंगे इंटेंसिटी कम हो गई, और यही कम होना और ज़्यादा होना ये हमारे पास बीट्स होता है। और स्टेशनरी वेव के अंदर जहां पर एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा एंटी नोड प्रोड्यूस होगा, और जहां एम्पलीट्यूड डिक्रीज होकर जीरो हो जाएगा वहां नोड प्रोड्यूस होगा। तो जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव में हम बात कर रहे हैं वो हम इन तीनों रिजल्ट्स के अंदर प्रैक्टिकली देखते हैं, और यही हमारे नेक्स्ट 3 टॉपिक्स हैं।